एक बोल्ड और काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट के साथ आज की शुरुआत करते हैं। मतलब एक ऐसी बात जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, यानी कंपटीशन सिर्फ हारने वालों के लिए है। अरे ये तो मतलब कन्वेंशनल विजडम को पूरी तरह से हिला देता है। वही तो, बचपन से तो हमें यही सिखाया जाता है ना कि compete करो, रेस में आगे बढ़ो। पर सुनने में यह थोड़ा एरोगेंट लगने के बावजूद बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सच है। बिल्कुल, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हेल्दी कंपटीशन फ्री मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट के मैकेनिक्स को ध्यान से देखते हैं तो सच्चाई थोड़ी अलग नजर आती है। एक्चुअली कंपटीशन अक्सर प्रॉफिट और इनोवेशन दोनों को पूरी तरह खा जाता है। सही बात है, और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं डिसरप्टिव आइडियाज को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो पीटर थियल की मशहूर किताब 0 to 1 पर आधारित है। हाँ, और हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे आज। एग्जैक्टली। साथ में वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बहुत ही शार्प ऐसे है जो इन आइडियाज को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करता है। उसके अलावा रेडिट पर चल रहा एक इंटेंस डिबेट भी है हमारे सोर्सेज में, जिसमें लीन स्टार्टअप की फिलॉसफी को इन कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ रखा गया है, राइट? बिल्कुल वही। और आखिर में हैकर नोन का एक क्रिटिकल आर्टिकल है जो इस पूरी मोनोपोलीज गुड वाली थियरी पर बहुत सीरियस सवाल उठाता है। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि एक सच्ची मोनोपोली आखिर बनती कैसे है, और क्या सच में कंपटीशन से बचना ही किसी बड़ी सक्सेस का रास्ता है। इन सभी अलग अलग व्यू पॉइंट्स को एक साथ सिंथेसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, एक तरफ तो एक ग्रैंड विजन है और दूसरी तरफ एकदम ग्राउंड रियलिटी होती है। तो सबसे पहले उस कोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा अनपैक करते हैं जिस पर ये पूरी थ्योरी बेस्ड है, यानी 0 to 1 और 1 to n के बीच का फर्क। प्रोग्रेस बेसिकली दो तरह की होती है। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जिसे हम 1 to n कहते हैं, यानी जो चीज पहले से काम कर रही है उसकी हजारों कॉपीज बना देना। राइट। जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन डिजाइन को थोड़ा सा ट्वीक करके एक सस्ता वर्जन निकाल दे तो वो 1 to n है। इसे हम एक तरह से ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 to 1। और ये तब होता है जब कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ब्लूप्रिंट का मैकेनिज्म है। वो कैसे? जैसे अगर आपके पास एक पहले से लिखी हुई किताब है और आपने उसको प्रिंटिंग प्रेस में डालकर उसकी 1 मिलियन कॉपीज छाप दी, तो वो 1 to n हुआ। इसमें स्केल जरूर है पर कोई ओरिजिनल डिस्कवरी नहीं है। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम। हाँ, पर जब वो किताब पहली बार लिखी गई थी ना, एक ब्लैंक पेपर से लेकर पहले चैप्टर तक, तो वो 0 to 1 था। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस आसान होती है क्योंकि ब्लूप्रिंट आपके सामने होता है, और वर्टिकल प्रोग्रेस मुश्किल होती है क्योंकि वहां कोई मैप नहीं होता। जैसे जब पहली बार इंटरनेट बना तो वो 0 to 1 था। पर यहाँ एक पैराडॉक्स आता है। हर कोई जानता है कि नया इन्वेंट करना ज्यादा वैल्यूएबल है, फिर भी ज्यादातर लोग या कंपनीज सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस पर ही फोकस क्यों करती हैं? क्योंकि नई चीज ट्राई करने में बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। लोग और इंस्टीट्यूशंस अक्सर फेलियर से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जो मॉडल प्रूव हो चुका है ना, उसी में माइनर ऑप्टिमाइजेशंस करना सेफ है। हाँ, वो सेफ खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। पर सच्ची वर्टिकल प्रोग्रेस तभी होती है जब एक स्पेसिफिक माइंडसेट काम करता है, जिसे डेफिनेट ऑप्टिमिज्म कहा गया है। इसका मतलब सिर्फ ये उम्मीद रखना नहीं है कि फ्यूचर अच्छा होगा, बल्कि उस फ्यूचर को डिजाइन करने का एक क्लियर और बोल्ड प्लान होना चाहिए। यहाँ सोर्सेज में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेरी रेफरेंस दिया गया है। ओहो, वो टॉल्स्टॉय वाला? हाँ, वही। लियो टॉल्स्टॉय की मशहूर किताब एना करीनिया की पहली लाइन है कि सारी खुशहाल फैमिलीज एक जैसी होती हैं, पर हर दुखी फैमिली अपने अलग तरीके से दुखी होती है। और बिजनेस की दुनिया में ये लॉजिक बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये एक्चुअली एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। 0 to 1 के अनुसार सारी सक्सेसफुल कंपनीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। सही पकड़ा। वो एक जैसी इसलिए नहीं होती क्योंकि हर एक ने एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व की होती है। किसी ने सर्च इंजन बनाया तो किसी ने ई-कॉमर्स। पर सारी फेल्ड कंपनीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं। वो फेल इसलिए होती हैं क्योंकि वो कंपटीशन की भीड़ में फंस जाती हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं और आखिर में उनका प्रॉफिट मार्जिन 0 हो जाता है। और यही वो ट्रांजिशन है जो हमें उस थॉट पर ले जाता है कि मोनोपोली एक्चुअली क्यों डिजायरेबल है। जब फेल्ड कंपनीज कंपटीशन से बच नहीं पाती तो उन्हें प्राइसेस कट करने पड़ते हैं। वो सर्वाइवल मोड में आ जाती हैं। एग्जैक्टली। और यही परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। ये बिजनेसेस का सारा प्रॉफिट निचोड़ लेता है। इसको थोड़ा और कॉन्क्रीट बनाते हैं।
एक रियल वर्ल्ड डेटा पॉइंट के साथ जो शायद सुनने वालों को थोड़ा हैरान कर दे। हम 2012 की यूएस एयरलाइन इंडस्ट्री और उस वक्त के गूगल का आपस में कंपैरिजन देखते हैं। यूएस एयरलाइंस हर साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को उड़ाती है, एक मैसिव इंडस्ट्री है। पर 2012 में $178 के एवरेज एयर टिकट पर पता है उन एयरलाइंस ने कितना प्रॉफिट कमाया? कितना कमाया होगा? सिर्फ 37 सेंट्स। मतलब एक टिकट पर सिर्फ 37 सेंट्स का मार्जिन। बाप रे, ये तो परफेक्ट कंपटीशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। एयरलाइंस को एक दूसरे से फियर्सली लड़ना पड़ता है। अगर एक एयरलाइन प्राइस कम करती है तो दूसरी को भी करना ही पड़ता है, वरना लोग दूसरी फ्लाइट बुक कर लेंगे, राइट? वही तो। पर दूसरी तरफ उसी साल गूगल का डेटा देखिए। गूगल ने लगभग $50 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और उनका प्रॉफिट मार्जिन 21% था, जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री के मार्जिन से 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि गूगल के पास सर्च इंजन मार्केट में एक डोमिनेंट मोनोपोली थी, जहां कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर उन्हें प्राइस वॉर में घसीट नहीं सकता था। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा अजीब लगती है इसमें, अगर मोनोपोली होना इतना प्रॉफिटेबल और फायदेमंद है तो गूगल या कोई और बड़ी टेक कंपनी आगे आकर कभी ये क्यों नहीं कहती कि हाँ हम एक मोनोपोली हैं, बल्कि वो तो हमेशा प्रेस में यही रोते हैं कि उन्हें बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ये मोनोपोलिस्ट्स की ना एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी होती है। मोनोपोलिस्ट्स खुद को जानबूझकर छोटा दिखाते हैं ताकि गवर्नमेंट और एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स उनके पीछे ना आए। एग्जैक्टली। इसको करने का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी मार्केट की डेफिनेशन को बड़ा कर दो। जैसे गूगल ये क्लेम नहीं करेगा कि वो ग्लोबल सर्च मार्केट का 8-7% या उससे ज्यादा कंट्रोल करता है। वो कहेंगे कि हम तो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हाँ, या फिर कहेंगे कि हम तो कंज्यूमर टेक मार्केट में एप्पल और अमेज़न से compete कर रहे हैं। इस ब्रॉड फ्रेमिंग से उनकी मोनोपोली पूरी तरह छुप जाती है। ओह, ये तो सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक ब्रिलियंट तरीका है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर वो लोग दिखाते हैं जो एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन में फंसे होते हैं। हाँ, वो अपनी यूनिकनेस को एग्जैजरेट करते हैं। हाँ, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऐसे में एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल था इस पर। हाँ, वो पालो अल्टो में एक ब्रिटिश फूड रेस्टोरेंट का केस। सोचो, एक इंसान सुबह उठता है और उसे लगता है कि पालो अल्टो में कोई और ब्रिटिश रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो वो सोचता है कि मैं अकेला हूँगा, मेरी मोनोपोली होगी, लोग फिश एंड चिप्स खाने मेरे पास ही आएंगे। पर असल में वो कितने बड़े डिल्यूजन में है। उस रेस्टोरेंट ओनर की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने मार्केट को गलत डिफाइन किया। वही ना, उसका कंपटीशन सिर्फ दूसरे ब्रिटिश रेस्टोरेंट से थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं, उसका कंपटीशन आसपास के हर इंडियन, मैक्सिकन, थाई और बर्गर जॉइंट से है। क्योंकि जब किसी कस्टमर को भूख लगती है तो उसके पास 50 ऑप्शंस होते हैं। वो स्पेसिफिकली ब्रिटिश फूड नहीं ढूंढ रहा होता, वो बस एक अच्छी डाइनिंग एक्सपीरियंस ढूंढ रहा होता है। ये नैरो फ्रेमिंग उस ओनर को एक झूठी तसल्ली देती है कि वो यूनिक है। और इस सेल्फ डिसेप्शन का प्रैक्टिकल नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उस रेस्टोरेंट का मालिक हर दिन सर्वाइवल की जंग में फंसा रहता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसे प्राइसेस कम रखने पड़ते हैं, स्पेशल ऑफर्स देने पड़ते हैं। उसके पास मार्जिन फॉर एरर लिटरली 0 होता है। और इस सर्वाइवल मोड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ता है जो वहाँ काम करते हैं। अगर रेस्टोरेंट कुछ कमा ही नहीं रहा तो वो अपने स्टाफ को सिर्फ मिनिमम वेज ही दे पाएगा। वो कभी उनके बेनिफिट्स या बेटर वर्किंग कंडीशंस के बारे में सोच ही नहीं सकता। सही बात है। और यहीं पर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक बड़ा सोसाइटल इम्पैक्ट समझ में आता है। मोनोपोलीज के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट और एक फाइनेंशियल कुशन होता है। उन्हें कल के सर्वाइवल की फिक्र नहीं होती, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच सकती हैं। बिल्कुल, वो अपने वर्कर्स की केयर कर सकती हैं और एथिक्स के बारे में सीरियसली प्लान कर सकती हैं। जैसे अर्ली डेज में गूगल का मोटो था, डोंट बी इविल। एक कॉम्पिटिटिव कंपनी जो आज महीने का रेंट निकालने में स्ट्रगल कर रही है, उसके पास इविल ना बनने की लग्जरी ही नहीं होती, उसे बस जिंदा रहना होता है। हाँ, और मोनोपोलीज अपने रिसोर्सेज का यूज करके नई और रिस्की R&D कर सकती हैं जो पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाती है। मैं इस लॉजिक को समझ रहा हूँ। मोनोपोली होने का मतलब है फ्रीडम टू इनोवेट विदाउट द फियर ऑफ डाइंग टुमारो। लेकिन एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल उठता है यहाँ, ऐसी मोनोपोली बनाई कैसे जाती है? रातों रात तो कोई गूगल नहीं बन जाता। सही सवाल है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके के सवाल से होती है जो हर फाउंडर को अपने आप से पूछना चाहिए। पील इसे एक कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन कहते हैं। What important truth do very few people agree with you on? Exactly! यानी एक ऐसा कौन सा बड़ा सच है जिस पर लगभग कोई भी आपके साथ सहमत नहीं है।
ये एक ऐसी इंसाइट या सीक्रेट ढूंढने की कोशिश है जो नेचर ने छुपा रखा है या फिर सोसाइटी ने ओवरलुक कर दिया है। तो हर महान मोनोपोली ऐसे ही किसी सीक्रेट पर बनती है जिसे बाकी दुनिया तब तक नहीं समझ पाती जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। पर एक बार वो सीक्रेट मिल जाए तो अगला कदम पूरी दुनिया को डोमिनेट करने का नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेस क्लियरली बताते हैं कि शुरुआत में फोकस एकदम छोटे मार्केट पर होना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। Amazon का हिस्ट्री इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। जेफ बेजोस ने पहले दिन से एवरीथिंग स्टोर थोड़ी बनाया था। हाँ, उन्हें पता था कि इंटरनेट ई-कॉमर्स का फ्यूचर है, पर उन्होंने शुरुआत की सिर्फ किताबों से। उन्होंने एक स्पेसिफिक नीश पकड़ा और उसे डोमिनेट किया। सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया और जब वहां एक मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई तब धीरे धीरे सीडीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपैंड किया। ये स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि टेक और वेंचर कैपिटल की दुनिया एक अलग ही मैथमेटिकल रूल पर चलती है जिसे पावर लॉ कहा जाता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि सक्सेस एक बेल कर्व की तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, पर स्टार्टअप की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वेंचर कैपिटलिस्ट हजारों स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर उनके रिटर्न्स का मैकेनिज्म पावर लॉ डिक्टेट करता है, जहां आखिर में सिर्फ एक या दो ऐसी एक्सपोनेंशियल कंपनीज निकल कर आती हैं जो बाकी सारी फेल्ड इन्वेस्टमेंट्स की भरपाई कर देती हैं। और ऐसा होता क्यों है? पावर लॉ इतना ब्रूटल क्यों है? मुझे लगता है इसका कनेक्शन नेटवर्क इफेक्ट्स और विनर टेक ऑल मार्केट से है। वही मेन वजह है। जब एक टेक कंपनी लीड लेती है, जैसे फेसबुक ने सोशल मीडिया में ली, तो हर नया यूजर उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को और बढ़ा देता है, जिससे कंपेटिटर्स का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था ना। हाँ, और टेक स्टार्टअप्स उसी कंपाउंडिंग और नेटवर्क इफेक्ट का फायदा उठाते हैं, जहां एक अर्ली एडवांटेज आगे चलकर एक अनअसेलेबल मोनोपोली बन जाता है। और इस कंपाउंड ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए फाउंडेशन एकदम सॉलिड होनी चाहिए। थील का एक बड़ा फेमस लॉ है कि अ स्टार्टअप मेस्ड अप एट इट्स फाउंडेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड। बिल्कुल, अगर शुरुआत में को-फाउंडर्स के बीच अलाइनमेंट नहीं है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विजन अलग है, तो वो बिल्डिंग पक्का गिरेगी। इस अलाइनमेंट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए अर्ली टीम का कल्चर लगभग एक कल्ट या माफिया जैसा होना चाहिए। माफिया वर्ड यहाँ पेपाल माफिया के रेफरेंस में यूज किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप अर्ली स्टेज में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी मैसिव सैलरीज तो ऑफर नहीं कर सकते। आपके पास उतना कैश नहीं होता शुरू में, तो आप उन्हें कैसे रोकेंगे? आप उन्हें एक विजन बेचते हैं, उन्हें ये फील कराते हैं कि वो किसी रेवोल्यूशनरी मिशन का हिस्सा है, जहां बाहर की दुनिया उन्हें शायद नहीं समझती, पर वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। और टीम बिल्ड करने के साथ एक और चीज जिस पर बहुत फोकस किया गया है वो है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। टेक इकोसिस्टम में ना अक्सर एक गलतफहमी होती है कि अगर कोड अच्छा है या इंजीनियरिंग टॉप क्लास है तो प्रोडक्ट तो खुद ही बिक जाएगा। पर रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट होना काफी नहीं है। कस्टमर तक पहुंचना, उन्हें एजुकेट करना और मार्केट पेनिट्रेट करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म अपने आप में उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितनी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। वही तो, एक एवरेज प्रोडक्ट जिसके पास वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो उस ब्रिलियंट प्रोडक्ट को आराम से हरा देगा जिसे बेचना किसी को नहीं आता। सही बात है। ये पूरा फ्रेमवर्क, एक सीक्रेट ढूंढना, छोटा स्टार्ट करना, मोनोपोली बनाना, कल्ट लाइक टीम और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ये थील का ग्रैंड विजन है। पर अब इस डीप डिस्कशन को एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि एक मोनोपोली बनाना थ्योरेटिकली सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता है, लेकिन क्या हर नए फाउंडर के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हमारे सोर्सेज में जो रेडिट थ्रेड है वहाँ एक बहुत तगड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो द लीन स्टार्टअप फिलॉसफी से आता है। ये काउंटर पर्सपेक्टिव ना बहुत जरूरी है ताकि कोई अंधा होकर सिर्फ एक आइडियोलॉजी को फॉलो ना करे। लीन स्टार्टअप अप्रोच 0 to 1 के ग्रैंड विजन के ठीक ऑपोजिट लगती है। वो कैसे? लीन फिलॉसफी कहती है कि बड़ा रिस्क लेने के बजाय एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाओ, उसे जल्दी से मार्केट में टेस्ट करो, अर्ली कस्टमर्स से फीडबैक लो, उसमें चेंजेस करो और अगर ओरिजिनल आइडिया काम ना करे तो पिवट कर जाओ। मतलब छोटे एक्सपेरिमेंट्स और फेल फास्ट पर बेस्ड है ये। हाँ, ना कि पहले दिन से किसी मोनोपोली का मास्टर प्लान बनाने पर। और उस रेडिट डिबेट में एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था वो ये था कि 0 to 1 का माइंडसेट ना एक प्रिविलेज से आता है। एक आम इंसान जिसके पास सिलिकॉन वैली का नेटवर्क नहीं है या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सीड फंडिंग नहीं है, वो सीधा मोनोपोली बनने का ग्रैंड रिस्क नहीं ले सकता। सही बात है। अगर उसका एक बड़ा शॉट मिस हो गया तो वो सड़क पर आ जाएगा। वही तो, कुछ क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि 0 to 1 की थ्योरी बस उन लोगों का एक तरीका है जो पहले से सक्सेसफुल हैं।
अपने पास्ट को पोस्ट रैशनलाइज करने का, यानी सक्सेस मिलने के बाद ये कहानी बनाना कि मैंने तो पहले दिन से यही मास्टर प्लान सोचा था, जबकि असल में सक्सेस के पीछे लक और हजारों पिवट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह लॉजिकल है, पर मैं सोचती हूँ कि इन्हें एक दूसरे का दुश्मन मानने के बजाय इनको एक साथ सिंथेसाइज किया जा सकता है। थियल का 0 to 1 विजन हमें ये बताता है कि एंड गोल क्या होना चाहिए, यानी व्हाट टू बिल्ड, एक ऐसी चीज जो फ्यूचर में मोनोपोली बन सके। और लीन स्टार्टअप हमें ये सिखाता है कि वहां तक पहुंचना कैसे है, यानी द हाउ। एग्जैक्टली। असल में थियल की खुद की कंपनी पेपैल इस सिंथेसिस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट पाम पायलट्स के जरिए पैसे ट्रांसफर करने का था, जो बुरी तरह फेल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने MVP अप्रोच यूज की। देखा कि eBay के पावर यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पर ईमेल के जरिए पेमेंट रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहां पिवट किया, इटरेट किया, और तब जाकर वो एक 0 to 1 मोनोपोली बने। ओह वाओ, तो मतलब विजन ग्रैंड था, पर उस विजन तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल मेसी और इटरेटिव था। लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात नहीं है। हमारे पास हैकरनून का जो आर्टिकल है वो तो इस मोनोपोली की चाहत को ही इनहेरेंटली डेंजरस और सोसाइटी के लिए बुरा बताता है। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट देता है कि सच्ची इनोवेशंस मोनोपोली से नहीं बल्कि फियर्स और इंटेंस कंपटीशन से आती है। आर्टिकल उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए पर्सनल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन का बहुत सॉलिड एग्जांपल देता है। जैसे 1980s और 90s में एप्पल, IBM और बाद में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मार्केट में एक दूसरे के साथ फियर्सली कॉम्पीट किया था। बिल्कुल, और इस कंपटीशन की वजह से ही हार्डवेयर की कॉस्ट तेजी से गिरी और प्रोसेसिंग पावर बढ़ी, जिसका फायदा आम कंज्यूमर को हुआ। अगर उस वक्त कोई एक ही कंपनी शुरू से मोनोपोली बन जाती तो शायद कंप्यूटर्स आज तक इतने सस्ते और एक्सेसिबल नहीं हो पाते। और उस आर्टिकल का एक और क्रिटिकल पॉइंट ये है कि मोनोपोलीज आखिर में एरोगेंस और कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाती है। जब आपको लगता है कि आपका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, जब आपकी पोजीशन टोटली सेफ हो जाती है, तो आप इनोवेशन करना बंद कर देते हैं। जैसे कोडाक ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट तो किया था, पर अपनी फिल्म मोनोपोली को बचाने के चक्कर में उन्होंने उसे दबा दिया। और ब्लॉकबस्टर का वीडियो रेंटल की मोनोपोली थी, उन्होंने नेटफ्लिक्स को इग्नोर कर दिया। दोनों का आखिर में क्या असर हुआ ये सब जानते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 0 to 1 के उस आर्ग्यूमेंट को चैलेंज करता है जहां 1 to n यानी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस को नीचा दिखाया गया है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बिल्कुल नया इन्वेंट करने से ही दुनिया बदलती है। जैसे उबर और एयरबीएनबी जैसी कंपनीज का एग्जांपल लीजिए। उन्होंने प्रैक्टिकली कोई 0 to 1 डीप टेक इन्वेंट होगी की थी। टैक्सीज और होटल्स पहले से एग्जिस्ट करते थे। हाँ, और मोबाइल ऐप्स भी ऑलरेडी थे। उन्होंने बस एग्जिस्टिंग सर्विसेज को कनेक्ट किया और यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीमेंटली इम्प्रूव किया। वो टेक्निकल सेंस में 1 to n ही था, पर उनका इम्पैक्ट किसी भी 0 to 1 मोनोपोली जितना ही मैसिव रहा। तो एक तरफ ये लॉजिक है कि मोनोपोली बनने से फाउंडर्स में एक्सेसिव सीक्रेसी और एरोगेंस आ जाती है, जो ओपन इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। और दूसरी तरफ थील का लॉजिक है कि बिना मोनोपोली के प्रॉफिट नहीं होगा और बिना प्रॉफिट के फ्यूचर रिसर्च इम्पॉसिबल है। इन दोनों कंट्रास्टिंग फिलॉसफीज को अगर हम एक फ्रेम में रखकर समझें तो सच्चाई शायद दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है। एक बैलेंस समरी यही होगी कि दोनों थ्योरीज अपने अपने फेज में सही हैं। 0 to 1 एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर सेफ खेलना चाहते हैं। अगर कोई सिर्फ मार्केट में मौजूद चीजों की थोड़ी सस्ती कॉपी बना रहा है तो वो इवेंचुअली डेड एंड तक ही पहुंचेगा। एक नया यूनिक एंगल या एक सीक्रेट होना जरूरी है, पर उस सीक्रेट को रियलिटी में बदलने के लिए और मार्केट प्रोडक्ट फिट ढूंढने के लिए लीन स्टार्टअप की एजिलिटी, फीडबैक लूप्स और इटरेशंस की जरूरत पड़ेगी ही। और कंपटीशन जो इनिशियली डिस्ट्रक्टिव लगता है वही इवेंचुअली मैच्योर मार्केट्स को डिसिप्लिन में रखता है ताकि वो आलस में ना पड़ जाए। और इस डिस्कशन की सबसे खूबसूरत बात ये ना कि इसका एप्लीकेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली के बिलियनर टेक फाउंडर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये मैकेनिक्स और कॉन्सेप्ट्स किसी भी प्रोफेशनल के करियर पर भी उतने ही अप्लाई होते हैं। वो कैसे? अगर कोई इंसान अपने करियर में वही एग्जैक्ट स्किल सीख रहा है और वही काम कर रहा है जो बाकी हजारों लोग कर रहे हैं, तो वो एसेंशियली परफेक्ट कंपटीशन के ट्रैप में फंस रहा है। ऐसे में उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जाएगी और वो हमेशा सर्वाइव करने की लड़ाई लड़ता रहेगा। एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए किसी को भी अपना खुद का 0 to 1 पाथ ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसा इंटरसेक्शन ऑफ स्किल्स या यूनिक वैल्यू जो कोई और इजीली कॉपी ना कर सके। ये बहुत ही प्रोफाउंड रियलाइजेशन है। नॉलेज का असली पर्पस यही है कि हम थ्योरी को प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकें।
जब दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो तो ये फ्रेमवर्क्स हमें डीप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। आज के इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए एक आखिरी थॉट प्रोसेस जो इन सोर्सेस की बाउंड्री को थोड़ा आगे पुश करता है। आज हम जिन टेक जायंट्स को अल्टीमेट मोनोपोलीज मानते हैं, जिन्होंने सालों पहले अपना 0 to 1 मोमेंट अचीव किया था, क्या उनका वक्त भी बदलने वाला है? ये एक इनएविटेबल सवाल है। अगर हिस्ट्री गवाह है कि हर सक्सेसफुल मोनोपोली एक पॉइंट के बाद इनोवेशन रोक देती है और कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाती है, तो क्या आज की ये मैसिव टेक मोनोपोलीज जो लगती हैं कि कभी हिलाई नहीं जा सकती, वो कल की स्लो और पुरानी कंपनीज बन चुकी हैं? और क्या ठीक इस वक्त दुनिया के किसी छोटे से कोने में कोई इंडिपेंडेंट एआई स्टार्टअप एक बिल्कुल नया अनडिस्कवर्ड 0 to 1 सीक्रेट ढूंढ रहा है जो आने वाले कल में इन सभी एस्टैब्लिश्ड मोनोपोलीज को फाउंडेशन से हिला देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में हम सबको सोचना चाहिए।